जो स्टूडेंट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमारे पास याद रखना है आप लोगों ने द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सपेंशन का फार्मूला है। यहाँ पर स्टूडेंट f ऑफ x को हम लेट करते हैं, ये एक ऐसा फंक्शन फाई प्राइम ऑफ x। मैंने आपको जैसे बताया था स्टूडेंट कि जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव भी है, यानी कि डेरिवेटिव का ये रिवर्स है। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो बेसिकली किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और इंटीग्रेट करके हमें वही दोबारा से फंक्शन मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, बेसिकली मैंने वही मेंशन किया है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से हमें वही फंक्शन मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स इंट्रोड्यूस की जाती है। जो इंटीग्रल के लोअर एंड पर लिखी जाती है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो अपर एंड पर लिखी जाती है उसको अपर लिमिट कहते हैं। जब हम इंटीग्रेट को एक्सपैंड करने की सारी बेसिक मेथडोलॉजी वही होगी जो अभी तक हम सीख चुके हैं। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि जब हम इंटीग्रेट को एक्सपैंड कर लेंगे, एक फ़र्क ये है कि इसके एंड पर हम एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन लगाकर लिमिट अप्लाई कर देंगे। दूसरा बच्चे ये है कि यहाँ पर किसी किस्म का हम कांस्टेंट सी मेंशन नहीं करेंगे। जिस तरह आपको याद होगा कि हम जो हमारे पास था इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें हम मेंशन किया करते थे इंटीग्रेशन में कि कांस्टेंट मेंशन कर देना था। इसमें कांस्टेंट इसलिए नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ही डेफिनेट इसलिए है कि इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का वो एक डेफिनेट नंबर होगा, क्योंकि उस पर लिमिट्स अप्लाई करके हम डेफिनेट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें पीछे किसी भी अननोन कांस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी नहीं रहेगी। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, हम अपर लिमिट को पहले फंक्शन में अप्लाई कर देंगे, माइनस के बाद फिर लोअर लिमिट को फंक्शन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट से लेस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक मैं नोट मेंशन किया है, ये नोट एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो किसी भी वेरिएबल का फंक्शन कब हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि इफ़ द लोअर लिमिट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड द अपर लिमिट इज़ अ वेरिएबल देन इंटीग्रल इज़ अ फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट। यानी कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये अपर लिमिट का फंक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैंने एक इंटीग्रल लिया आपके सामने, उसकी लोअर लिमिट को कांस्टेंट मेंशन किया, उसकी अपर लिमिट को वेरिएबल मेंशन किया। जब उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन में आंसर आ गया। उस फंक्शन की इंटीग्रेशन के बाद लेट ये फाई ऑफ टी आ गया। लिमिट्स को जब अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट पहले अप्लाई होगी, माइनस के बाद लोअर लिमिट जब अप्लाई होगी तो अब ये एक आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन बन जाएगा विद द वेरिएबल x। तो इसे याद रखना है कि जब भी बात करेंगे कि इंटीग्रेशन आपके पास जो भी डेफिनेट इंटीग्रल किसी भी वेरिएबल का फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास उसकी अपर लिमिट क्या होगी, एक वेरिएबल होगा, तो हम कहेंगे कि ये उसी वेरिएबल का एक फंक्शन है। डेफिनेट इंटीग्रल को हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कैसे, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों ने कुछ कर्व्स को डिस्कस किया होगा जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। एरिया अंडर द कर्व वाला टॉपिक ख़ास तौर पर आप लोगों ने फिज़िक्स में डिस्कस किया होगा। यहाँ पर मैं एक कर्व बना कर बताता हूँ कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने में इंटीग्रेशन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और मैंने कहा है लेट यहाँ से हमारे पास ये एक कर्व आ रही है। ठीक है, तो अब इस कर्व के अंडर हमने पॉजिटिव एरिया फाइंड करना है। लेट सपोज मैं लिमिट मेंशन कर देता हूँ कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं एरिया इस पॉइंट से जिसको मैंने ए मेंशन किया है और इस पॉइंट तक जिसको मैंने ये बी मेंशन किया है। ए से बी तक का जो पोर्शन है लिमिट में हमारे पास इसी तरह होगा, ए टू बी को एक पोर्शन होगा जिसके अंदर हमने एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट असल में होता क्या है कि यहाँ से हम छोटी छोटी रेक्टेंगल्स जनरेट करते हैं और रेक्टेंगल इसलिए जनरेट करते हैं कि स्टूडेंट रेक्टेंगल्स का तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बेस इनटू हाइट वाला। अगर यहाँ पर देखें तो ये सबसे पहले आपकी छोटी सी एक रेक्टेंगल जनरेट हुई है। यहाँ पर अगर मैं देखें
तो आपके पास इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको दो पोर्शन नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा बड़ा करके मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगले पोर्शन में आपको नज़र आएगा ये आपके पास ऐसे और ये ऐसे। अब ये एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो रही है। इस रेक्टेंगल में आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ना, जिसको मैं ऊपर वाले अपर कॉर्नर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो अपर कॉर्नर है ये एक ट्राइंगुलर रीजन को शो कर रहा है। नीचे वाला आप हम सारे के सारे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और अपर जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व फाइंड हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जब रेक्टेंगल जनरेट करते हैं तो उसके साथ ही एक ट्राइंगल भी जनरेट कर रही है, और रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, और ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल का जब एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आएगा, लेकिन उसमें से ये जो ट्राइंगल जनरेट कर रही है इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो एरिया फाइंड हो जाएगा जो इस कर्व के अंडर है। तो ये मैंने कुछ आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल बनाकर दिखाई हैं कि ये टोटल तो रेक्टेंगल होगी एक, लेकिन इसमें ऊपर अपर एंड पर आपको ट्राइंगल्स मिल रही हैं। तो टोटल रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करके हम ट्राइंगल्स के एरिया माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, ये थ्योरम हमें क्या डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a and b, a to b, and phi prime of x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट, यहाँ पर वही बात रिपीट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन को यूज़ करना है उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो बेसिकली किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। एंड फाई प्राइम ऑफ एक्स, दैट इज फाई ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब कि जब फाई ऑफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास फाई ऑफ एक्स आएगा, तो इसलिए फाई ऑफ एक्स को एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव ही कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल a to b, देन इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो सिंपली हम यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसको हम फाई प्राइम ऑफ x कहते हैं, अगर उसका कोई एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसका डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास लिमिट्स हैं a to b f of x dx, अगर हमारे पास कभी ऐसा केस आता है कि हमें इन लिमिट्स को इंटरचेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि अपर लिमिट की जगह हमें लोअर चाहिए और लोअर लिमिट की जगह हमें अपर लिमिट चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इस इंटीग्रल के बाहर एक नेगेटिव लगाएंगे और इनकी लिमिट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कि हमने अगर लिमिट्स को चेंज करना है तो एक नेगेटिव साइन लगाएं और लिमिट्स को चेंज कर दें। या हम ये भी सिंपल कह सकते हैं कि अगर किसी इंटीग्रल के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है तो उस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम उसकी लिमिट्स को चेंज करके उसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप दोनों एंड से लगानी कब है? नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, कि हम लिमिट्स को
अगर हमारे पास लिमिट a टू b है f ऑफ x dx है, या यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए लेट्स सपोज c कर देता हूँ, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो लिमिट्स को उसकी इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स के दरमियान में किसी भी पॉइंट पर हम ब्रेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी लिमिट को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, a और c के दरमियान एक पॉइंट b एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है इस कर्व का वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने अपनी बात को स्किप किया था, a टू b मूव किए, तो नेक्स्ट लिमिट स्टार्ट हो जाएगी हमारी b टू c f ऑफ x dx। यानी कि b एक ऐसा पॉइंट है जो a और c के दरमियान में लाई कर रहा है, तो हम अपने इंटीग्रल की लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उनके दरमियान में लाई कर रहा हो। ये भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है। जी स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की है, एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किया है 3.6 का, इसको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा कि इसमें हमने सिंपली इंटीग्रल लिया है। बेसिक प्रॉपर्टी जो इंटीग्रल की यूज़ की है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ पड़ी थी, उन दोनों के लिए हमने इंटीग्रल को अलग अलग किया है। अलग अलग करने के बाद बेसिक फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ किया है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो उसकी पावर में एक ऐड किया है, उसी से डिवाइड। सेकंड हमने इंटीग्रल dx की इंटीग्रेशन x ली है और दोनों केसेस में हमने उनकी जो लिमिट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई की है। लिमिट अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, 1/3 एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। लिमिट सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई होती है, तो अप्लाई करने का रूल क्या है, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, फिर माइनस का साइन यूज़ करते हुए आपने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। इसी तरह यहाँ पर पहले अपर लिमिट अप्लाई हुई, फिर माइनस का साइन यूज़ करते हुए लोअर लिमिट अप्लाई हुई है। देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 क्यूब 8 आ गया हमारे पास, 1 क्यूब 1 आ गया है, 2 - 1 1 आ गया है, ये 7 आ गया। 7 ओवर इंटू 1/3 आपके पास 7/3 हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम लिया है तो 10/3 हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारे स्मार्ट कोर्स का पार्ट है। गिवन है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। स्टूडेंट ये भी बड़ा बेसिक से ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर देखें, थोड़ी सी मैं अरेंजमेंट करके आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें कि मैंने स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 को पहले लिख लिया है, x को बाद में लिखा है, तो अब देखें यहाँ पर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन आपके पास पावर को देखते हुए देखें कि उसका डेरिवेटिव 2x आएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर 2 की नीड है, तो 2 की नीड को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डॉट 2x एंड dx। यहाँ पर फंक्शन के साथ अब पूरा का पूरा उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो रूल 1 के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो वो 3/2 हो जाएगी, उसी से डिवाइड करूँगा तो वो भी 3/2 हो जाएगी। और देन लास्ट पे मैं लिमिट लिखूँगा, लोअर आपकी लिमिट 2 है, अपर लिमिट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 पावर 3/2 ओवर 3 और लिमिट आ रही है 2 टू स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास 1/3 एज अ कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे हम पहले अपर फंक्शन पर। अपर फंक्शन हमारे पास पहले ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद अब देखें अपर लिमिट इस वेरिएबल में पुट होगी, तो वेरिएबल आपका x है, उसकी जगह आपके पास स्क्वायर रूट 5 आएगा, उसके ऊपर पावर क्या आ रही है 2, वो 2 आ जाएगी, माइनस 1 भी वैसे आएगा। और हम यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देंगे ताकि होल पावर को मेंशन करने के लिए 3/2। ये अभी इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट हुई है, 1/3 तो हमने बाहर निकाल लिया है। माइनस के बाद इसी फंक्शन में जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह आएगा 2, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस 1 आया और करली ब्रैकेट का यूज़ करते हुए इसके ऊपर अगेन लिमिट 3/2 आ गई और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट कर चुके हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है, तो ये 1/3 हमारे पास क्या आ गई 5 - 1 और इसकी पावर
3/2 और यहाँ से हमारे पास आ गया 2 पावर 4, 4 माइनस 1 और उसकी पावर 3/2। और यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5 माइनस 4, 1 आपका 4 होगा, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसके बाहर ब्रैकेट क्या आ रही है 3/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 आ रहा है और 3 की पावर आ रही है 3/2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने 1/3 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 पावर 3 और यहाँ पर माइनस 3 पावर 3/2, तो ये आ सकता है 1/3 इंटू 8 माइनस किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 3/2, तो उसको हम वही नंबर और उसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 9 स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग। I इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 x प्लस 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। जिस स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये भी आपके पास यही केस है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बनने के लिए हमें जस्ट 2 की नीड है, तो मैंने यहाँ पर साथ ही 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी और अरेंज करके लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये x से मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा और जब 2 आपका 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 1 बन जाएगा और ये आपका dx आ गया। अब इस फंक्शन का देखें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पड़ा है, x का डेरिवेटिव 1 पड़ा है, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, तो मैं यहाँ पर 1/2 लिखूँगा। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर दूँगा और उसी से ही डिवाइड कर दूँगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा और ये लिमिट आ जाएगी -1 से +1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 और लिमिट सर नेक्स्ट हमने अपर लिमिट अप्लाई की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, इसकी जस्ट लिमिट पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी लिमिट भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट आपके पास लिमिट आपको अप्लाई करने का जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो वो आपने फिर खुद ही अप्लाई कर लिया करनी है। 1/3 को एज अ कॉन्स्टेंट मैं बाहर लिख रहा हूँ, अपर लिमिट पुट करूँगा तो सारी वैल्यूज़ की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और ऊपर पावर 3/2। जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x स्क्वायर की जगह जस्ट 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी x की जगह -1 आएगा, ये +1 आएगा और इसकी पावर भी 3/2 आ जाएगी, ये हमारी लिमिट अप्लाई होगी। ये 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हमारे पास आ जाएगी 3 पावर 3/2 और यहाँ से -1 बचेगा सिर्फ, तो -1 की जो पावर है आपके पास, सॉरी 1 की पावर 3/2 आपके पास जस्ट 1 ही आएगी। और लास्ट क्वेश्चन की तरह 3/2 पावर वाले नंबर को हम 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं -1, तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1/3, ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास 11 भी है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम को मैंने अलग अलग किया है, cos थीटा ओवर 2 cos थीटा और प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपके पास डी थीटा। आप पहले इनमें से वैसे 1/2 कांस्टेंट कॉमन भी ले सकते हैं पहले स्टेप में, चले मैंने अब ले लिया है। ये कोस इस कोस से कैंसिल करने के बाद मेरे पास इंटीग्रेशन में बचा इधर पहली टर्म में 1/cos थीटा डी थीटा और दूसरी टर्म में चूँकि 2 बाहर आ चुका है एज अ कॉमन, तो नीचे कोस स्क्वायर है। इस तरह का हमने पिछली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया है। साइन ओवर कोस आपके पास tan होगा और जो एक कोस बचेगा, चलें एक दफ़ा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर कोस थीटा डॉट कोस थीटा। आप लोगों के लिए इसको पहले ब्रेक करके लिख दिया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
1/2 आपके पास 1/cos थीटा आपका बन जाएगा सीकेंड थीटा डी थीटा, और साइन ओवर कोस आपका बनेगा tan, और 1/cos आपका बनेगा सीकेंड, इसको लिख सकते हैं सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, पेज नंबर 125 से इसकी इंटीग्रेशन देख सकते हैं आप लोग। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग मोड ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और इसी तरह यहाँ पर सीकेंड थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगी सीकेंड थीटा, और यहाँ पर आपके पास अब हमने जो लिमिट्स को अभी इग्नोर किया था वो लिमिट्स हम देखें, इस पे 0 to π/4 आ रही है। मैंने पहले लिमिट्स को इग्नोर किया था, तो यहाँ पर सारी टर्म्स के साथ भी लिमिट लगा सकते हैं, या एट दी एंड भी आप लिमिट लगा सकते हैं कि अगर आपको बार बार लिमिट लिखने में प्रॉब्लम आती है सारे क्वेश्चन में, तो आप स्टार्ट में क्वेश्चन में लिमिट इग्नोर कर सकते हैं, और जब फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें तो तब भी आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं नाउ अप्लाई दी गिवन लिमिट। ये काम भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको हर स्टेप में बार बार जो लिमिट लिखना है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिमिट को इग्नोर करें, और इग्नोर करने के बाद जब वो सिंपल हो चुका हो क्वेश्चन तो फिर आप उसमें लिमिट अप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट इसके लिए जो लिमिट हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल के लिए लिमिट थी या सेकेंड इंटीग्रल के लिए लिमिट थी, वो हमारे पास क्या थी 0 to π/4 थी। इसी तरह मैंने इसके लिए भी लिमिट अप्लाई कर दी 0 to π/4। अब लिमिट्स अप्लाई करने के लिए देखें, पहले ये सारा फंक्शन है, इसमें अपर लिमिट अप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग मोड ऑफ सीकेंट π/4 प्लस tan π/4। यहाँ पर फंक्शन पूरा हुआ है, इसका मतलब अपर लिमिट अप्लाई हुई है अभी तक यहाँ तक। अब माइनस के बाद दोबारा से शुरू करेंगे इस फंक्शन को और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे सीकेंट 0 प्लस tan 0 और मोड क्लोज कर देंगे। अब अगले नंबर पर आ जाएंगे सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0। लास्ट टाइम में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, लिमिट्स की एवेल्यूएशन के बाद आंसर पुट करेंगे नेचुरल लॉग सीकेंट π/4 स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आएगा √2, जबकि tan π/4 आपके पास 1 आएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मोड सीकेंट 0 पर 1 हो जाएगा और tan 0 पर 0 हो जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग 1 हो जाएगा सिंपली। और एट दी एंड आपके पास क्या आ रहा है, प्लस सीकेंट π/4 पर √2 और सीकेंट 0 पर 1। नेचुरल लॉग 1 आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो 0 के इक्वल है। यहाँ पर मैं रीज़न के तौर पे भी लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग मोड ऑफ 1 = 0 होता है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह 0 रिप्लेस करेंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग मोड ऑफ √2 प्लस 1 और प्लस √2 माइनस 1। ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.6 और क्वेश्चन नंबर है 18। आई के इक्वल इसको लेट करते हैं और इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 to π/4 और यहाँ पर आ गया cos 4t dt। स्टूडेंट जैसे कि इस तरह का मैंने आपसे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने कहा था जब भी आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कोस या साइन के ऊपर पावर नज़र आए तो आपने उसको हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की पुट करनी है। लेकिन उसके लिए आपने पहले क्या करना है, cos 4t को cos k t और एक स्क्वायर आपने होल में ले जाना है। जब आप स्क्वायर को इस तरह ब्रेक करेंगे तो अगेन ये cos 4t बन जाएगा। ऐसे इसलिए किया कि हम यहाँ पर cos स्क्वायर t की हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो होगी 1 + cos 2t/2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0 to π/4, यहाँ पर आ जाएगा 1 + cos 2t/2 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dt। स्क्वायर को ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 + cos 4t का स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ओवर में आ जाएगा 4 एंड dt।
4 एज अ कांस्टेंट हम बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट का यूज़ करते हुए इन तीनों टर्म्स के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। 0 to π/4 ये आ जाएगा dt, क्योंकि dt 1 से मल्टीप्लाई होगा dt ही आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos स्क्वायर 2t एंड dt, और सिमिलरली यहाँ से ये कांस्टेंट 2 बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2t एंड dt, और ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/4 एज इट इज़ लिखेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे। dt की इंटीग्रेशन हमारे पास t आ जाएगी, लिमिट 0 to π/4 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर आ रहा है अगेन से, तो हम क्या करेंगे, इधर अगेन हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करेंगे। कोस स्क्वायर t की हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने डिस्कस की है, वो 1 + cos 2t/2 है। लेकिन अगर कोस स्क्वायर यहाँ पर 2t आ जाए तो उसमें क्या होगा, ये 1 + cos 4t/2 हो जाएगा, यानी कि जितना यहाँ पर एंगल था उससे डबल एंगल यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं 1 + cos 4t लिखूँगा और ओवर क्या लिखूँगा 2, साथ में आ जाएगा dt, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन इसकी लेंगे। cos 2t की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी sin 2t, और इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे वो 2 आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/4, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास अभी सॉल्व नहीं हो रही उनको एज इट इज़ लिखेंगे। t पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/4, माइनस के बाद लोअर लिमिट आनी है, और लोअर लिमिट 0 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम प्लस करेंगे, इन दोनों टर्म में से 1/2 एज अ कांस्टेंट कॉमन आएगा, और इंटीग्रेशन आपकी हो जाएगी अलग से। 1 के लिए इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 to π/4 सिंपली dt, और इसी तरह इंटीग्रेशन आपकी 0 to π/4 और साथ में आ जाएगा cos 4t dt। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्लस के बाद ये जो sin 2t है इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, sin 2 ऐसे ही आ जाएगा और अपर लिमिट π/4 आ जाएगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट मैं अब लगा रहा हूँ ब्रैकेट, मैं यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं पुट कर रहा, ये गौर से सुने। अपर लिमिट पुट करेंगे तो जो वैल्यू आई है वो मैंने लिख दी है, लेकिन लोअर लिमिट मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। लोअर लिमिट को जब इधर पुट करेंगे तो ये सारा एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 के लिए आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो 0 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4 इंटू π/4 एज इट इज़ आ गया, प्लस यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ आया, करली ब्रैकेट, लिमिट t की पुट इंटीग्रेशन की dt की तो आ जाएगा t, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। और इसी तरह हमारे पास प्लस जब इसकी लिमिट को इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास कोस की आ जाएगी इंटीग्रेशन sin 4t, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/4, प्लस ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, तो ये यहाँ पर सिंपली sin π/2 बच जाएगा। और आपको याद होगा कि sin π/2 1 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। ये हमारे पास π/4 आ गया है, प्लस यहाँ पर 1/2 एज इट इज़, t की लिमिट अपर लिमिट ही सिर्फ पुट करेंगे तो वो π/4 आ जाएगी, क्योंकि लोअर लिमिट जैसे मैंने पहले बताया 0 पुट करने का फ़ायदा कोई नहीं होना, ये 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगी, और उसके बाद यहाँ पर जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन में अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin 4 और साथ में लिमिट पुट करने का आएगा π/4 और नीचे 2 एज इट इज़ आएगा। माइनस के बाद जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और ऊपर नीचे आ जाएगा 2, और ये आपके पास करली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद एट दी एंड इसकी जगह आएगा 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। 1/4 इंटू π/4, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ब्रैकेट इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा π/8,
लेकिन स्टूडेंट आप देखें कि 4 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो ये बच रहा है साइन पाई। साइन पाई का आंसर भी डायरेक्ट अप्रोच कर जाएगा 0 को। ये मैंने अप्रोच एरोहेड्स की मदद से आपको एक्सप्लेन किया है कि साइन पाई पर भी 0 होगा, 0 ओवर समथिंग 0, ये भी 0। इसका मतलब ये दोनों टर्म 0 होगी, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 1। इस तरीके से हम लिखेंगे 1/4 इंटू एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8। ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई और यहाँ पर प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 पाई प्लस 8 ओवर 4 8 32। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो स्टूडेंट मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप इसको शुरू में लिमिट्स को इग्नोर करना चाहते हैं तो लिमिट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बार बार लिखने में इशू है तो उस एट दी एंड जब हम इंटीग्रेट कर चुके हों तब हम इसको लिमिट्स को अगेन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। मैंने लिखा 0 to π/4 लिमिट है हमारे पास 1/1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन एक्स से, और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साथ में आ जाएगा dx। तो हमारे पास 0 to π/4 क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साथ में आ जाएगा dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 to π/4 ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है और नीचे आपके पास आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन में आप इन दोनों डिनोमिनेटर को दोनों के लिए अलग अलग करें तो 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स dx अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 आपके पास साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स dx अलग हो गया। 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0 to π/4 साइन ओवर कोस आपका tan हो जाएगा और 1 ओवर कोस आपका सीकेंट हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं सीकेंट एक्स tan x एंड dx। और अब आपको याद आ गया होगा थोड़ी देर पहले हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप लोगों के पास क्या होती है tan x, और लिमिट आ जाएगा 0 से π/4, और इसी तरह सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन होती है सिंपली सीकेंट x, और इसकी भी लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगी tan अपर लिमिट π/4 माइनस tan लोअर लिमिट 0। ये 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसने 0 हो ही जाना है। पीछे नेगेटिव साइन आ रहा है तो इधर सीकेंट अपर लिमिट π/4 माइनस सीकेंट 0 लोअर लिमिट। तो tan π/4 पे 1 होता है, ये 0 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस सीकेंट π/4 पर आपके पास आ जाएगा √2 और माइनस सीकेंट 0 पर आपका 1 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास 2 माइनस √2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।